अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आपका अपना प्रोग्राम 5 डेज़ 7 डेज़ इन अ वीक हम आपके साथ होते हैं और डेली हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए जो भी टॉपिक चूज़ करें, जो भी प्रोग्राम लेकर आएँ वो बड़ा ही बेहतरीन हो और साथ ही साथ उससे आपको कोई फ़ायदा भी हासिल हो सके। आपको पता है कि यहाँ पर हम तमाम टॉपिक्स पे बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ भी हैं, आपके हेल्थ टॉपिक्स भी हैं, एजुकेशन भी है, लाइफस्टाइल भी है, फ़ैशन भी है, हर चीज़ को जो है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ और कोशिश यही की जाती है कि उससे रिलेट जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी कमांड है, उनको यहाँ पर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि इन प्रोसेस क्या हो रहा है। तो आज का जो हमारा सेटअप है, आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक हेल्थ से है और साथ ही साथ जो है वो आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो हेल्थ के हवाले से मामलात चल रहे हैं यंगस्टर्स में, बच्चों में, बच्चियों में, जिसमें हार्मोनल इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। हार्मोन्स अगर आपके जो है वो सही काम ना कर रहे हो तो आपको पता है कि चेहरे पे बालों का आना, जिस्म का जो है वो ना बढ़ना या जो है वो कद का छोटा रह जाना, मोटापे का बहुत ज़्यादा होना, ये तमाम चीज़ें जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स में जो है वो कंसीडर की जाती हैं। इसीलिए आज हमने जो है वो हार्मोन्स एक्सपर्ट माहिर अमराज को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो हमें बताएं कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती किस वजह से हैं, बैड डाइट जो हम लेते हैं उसका कितना इफ़ेक्ट होता है, हम जो एक्सरसाइज नहीं करते या रोज़मर्रा हमारी जो रूटीन है वो जब हम अपने प्रॉपर तरीके से सेट नहीं करते तो फिर हार्मोनल किस तरह जो है वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और फिर वो हमारी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होते हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर जावेद आफ्ताब जो कि कंसल्टेंट हैं, रिप्रोडक्टिव एंड्रोकोलॉजिस्ट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजलो करम। डॉक्टर साहब, आप हार्मोन्स को डील कर रहे हैं पिछले कई सालों से और आप माहिर हैं इन अमराज में। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में आपने किस किस्म की हार्मोनल चेंजेस और प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब तक आप फेस करते आए हैं और देखते आए हैं और जिसका आप इलाज करते हैं? शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। एक एक्चुअली वदूद का निज़ाम है जो हमारे जिस्म में होता है और ये जैसे ख़ुदकार निज़ाम है। बाहर से तो हम कुछ काम कर सकते हैं अपना मतलब, लेकिन इसकी अलामात बाज़ औक़ात बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। सही। और पिछले डेकेड से मेरा ज़ाती है, मुझे तजर्बा हुआ सऊदी अरेबिया में कंसल्टेंट काम करने का और बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि हार्मोनल जो डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं वो टू द इंक्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और उसमें हर उम्र के जो हैं ख़ास तौर पे जो बालिग़ बच्चे बच्चियां हैं और जो ढेर उम्र के हैं जिसको मैं मिडिल एज कहता हूँ, मेन एंड वुमेन, वो ज़्यादा इसका शिकार है। सही। और अभी मैंने देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं जो कि अभी एडल्टहुड की तरफ आ रहे हैं उनके अंदर भी हार्मोनल चेंजेस बहुत सारी जो जैसे रूटीन में होनी चाहिए डॉक्टर साहब वैसे नहीं हो पा रही। तो डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है इसका? डॉक्टर साहब मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, इसकी इतनी आगे नहीं है, हमारे अंदर शऊर नहीं है लोगों के अंदर। बिल्कुल ठीक। कुछ भी मसला हो जाए तो वो पीडिशन, आपको पता है, यूर डॉक्टर, सो वो पीडिशन के पास चली जाती हैं। ऐसा ही है। फिर कुछ मसला होता है तो वो फिजिशियन के पास चली जाती हैं। ऐसा ही है। ख्वातीन को अगर हार्मोनल के इशू होते हैं तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं। इवन के वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी आ जाती है। वेरी राइट, आपने बहुत अच्छा बात की। मुझे मैं डील करती रहती हूँ, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो वो इस तरह भी फिरते रहते हैं बेचारे मरीज। मैं तो अपने क्लिनिक में जो मेरा अपना डाटा है वो बेचारे बड़े बुरे तरह होके मायूस होके फिर जब आते हैं तो देखा जाता है कि तो हार्मोनल इशू थे। वेरी ट्रू के अवेयरनेस नहीं है उनकी वजह से करके। तो मैं बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब समझता हूँ कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ख़ास तौर पे भी आपने मुशाहिदा किया होगा और जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी मैं ये बताता चलूँ कि अभी बतदरीज हमारी जो बच्चों की हाइट्स है ना वो ग्रेजुअली कम हो रही हैं। बिल्कुल सही। इतनी लंबे हाइट वाले को शाज़ुनादर ही 5.5 फुट का या 6 फुट का नजर आता है। तो इसका भी दिस इज वेरी मच रिलेटेड विद द हार्मोन्स, यू नो इट वेरी वेल। और ग्रोथ हार्मोन एक होता है जो उसको मॉनिटर करता है, उसका इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर, मैंने महसूस किया है। फिर बच्चियों के अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है यंग बच्चियों में। बिल्कुल सही। उनके जैसे आपने इंट्रो में कहा कि उनके चेहरे के बाल हैं, उनकी बॉडी नशोनुमा है, जो हमारी तब्दीलियाँ होती हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हम उन्हें कहते हैं मर्दों में और औरतों में, तो वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं बड़े लेवल तक ऑप्टिमल नहीं होते। बिल्कुल ऐसे फिर इस तरह उनकी ग्रोथ नहीं होती। इसके बाद बाकी उनके जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैं, अज़वाजी ताल्लुकात और पूरी ज़िंदगी सारी जो है उसका दारोमदार भी हार्मोन्स के ऊपर है। सही। बच्चों का जो दारोमदार है तौलीदी निज़ाम का, वो भी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। बल्कि अब तो ये रिसर्च कह रही है कि आपकी जो IQ लेवल्स हैं
आपका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, जो आपकी कंसंट्रेशन टू वर्क है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, आपकी थकान है, आपका दिल नहीं लगना चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी का, जिसको आपने वेरी राइटली आपने डॉक्टर साहब कहा कि वो सेक्रेटरी की अलामत होती हैं, लेकिन उसके पस मंज़र में जब हम देखते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, बिल्कुल सही, तो हमें ये पता चलता है कि बेसिकली एक हार्मोन का इशू है। ऐसा ही है। और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जैसे कि हम आगे बढ़ें कि हमारा ब्रेन के जो सर्किट्स हैं, डॉक्टर साहब और नाज़रीन को बताता चलूँ, वो भी टोटली हार्मोन पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। न्यूरो हार्मोन्स और हमारे जितने हायर ब्रेन हैं, फंक्शंस हैं, हमारे सारे के सारे दरोमदार, सोच, फिक्र, शऊर, हमारा इदराक, हमारी सारी जो हमारी बालिदगी है जहन की और सोचना और उसके अंदर काम करना, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। और फिर इसके साथ मर्दों के अंदर मर्दाना हार्मोन्स हैं और औरतों के अंदर, ख्वातीन के अंदर या फीमेल्स में ज़नाना हार्मोन है। इनका एम्बेलेंस भी बहुत मैंने देखा अपने पेशेंट्स, यानी इनका एक बैलेंस होना चाहिए। हर मर्द के अंदर ज़नाना हार्मोन भी होता है और इसी तरह हर जो फीमेल है उसमें मेल हार्मोन भी होता है, सही, लेकिन दे आर इन द बैलेंस। जब इनका बैलेंस या इनका तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर अलामतें पैदा होती हैं, और अलामतों के तौर पे फिर इसीलिए ख़वातीन के चेहरे पे बालों का आ जाना, जी बिल्कुल, और जो है वो इवन के दाढ़ी भी आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने अभी बताया कि ख़वातीन में भी जो है वो मेल हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से जो ये चीज़ें प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, और जेंट्स में भी ऐसा होता है कि बहुत जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो तब्दीली जो है वो सामने आ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर साहब देखिए ये बहुत क्रिटिकल मसला है, इसको ये बहुत जो है वो डीप जाके जो है वो देखना पड़ता है। ये छोटी छोटी बात को समझाने पे बैठे तो मेरा ख्याल है कई घंटे लग जाएं इसमें। तो हम इस तरफ आएंगे कि अगर ये चेंजिंग्स आती हैं तो इसमें फ़ौरन से पहले हमें क्या करना चाहिए, कंसल्टेंट के पास हमें कब आना चाहिए, और हार्मोनल चेंजेस जो हैं क्या इसका इलाज हम दवाइयों से बिल्कुल इसको रिकवर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, इसमें तो जो स्टैंडर्ड हमारे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक हमारा प्रोग्राम चलता है उसके ऊपर सबसे पहले जब बच्ची या बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक मुआयना किया जाता है, जो फिर नियोनेटोलॉजिस्ट हम उसे कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, नुज़ाइदा बच्चों का जो माहिर होता है। बिल्कुल ठीक। वो ये डिटर्मिन करता है उनको बच्चे को देख के, जैसे कि उसका फर्स्ट बेबी एग्जामिनेशन है तो उनकी जो गनरल सिस्टम है उसके ऊपर भी वो ध्यान देता है, क्या उसके अंदर कोई जो दूध है उसका निज़ाम में ख़राबी तो नहीं है। सही। फिर उसकी बढ़ोतरी की ग्रोथ होती है और फिर उनके ग्रोथ चार्ट बनते हैं। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बच्चों की जो तौलीदी निज़ाम है, जो उनकी बढ़ोतरी का या नशोनुमा का निज़ाम है, उसको मुल्क में फॉलो किया जाए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ चूँकि शऊर नहीं है, बच्चा पैदा होना मैक्सिमम उनको एक बच्चों वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनका कोई रूटीन का हमारा चेकअप नहीं होता कि उनकी परसेंटाइल ग्रोथ कैसे जा रही है, हाइट कैसे बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक। चलें हमारे अगर नाज़रीन को ये समझते हैं या हमारे हालात वाक़यात या उनकी कुछ ऐसे मसाइल हैं तो मैं समझता हूँ तो कम से कम जब वो आपको 3 स्टेजेस होती हैं हमारी बलूगत की, ठीक है। गदूद का निज़ाम बेसिकली हमारे पैदा होने के वक्त जब माँ के रहम के अंदर बच्चा होता है या बच्ची होती है, गदूद का निज़ाम वहाँ मुकम्मल हो जाता है। सही। फिर अल्लाह की कुदरत कामला है कि जब वो बच्चा या बच्ची इस दुनिया में आता है और पैदा होता है तो उसके बाद इस निज़ाम को थोड़ी सी देर के लिए सुला दिया जाता है, और फिर ये निज़ाम बेदार होता है, ये ख्वाब की हालत में होता है, काम नहीं करता। सही। और जब स्टेज आती है बलूगत की, जिसको हम कहते हैं 3 स्टेजेस हैं, थीलार्क, एड्रीनार्क और मेनार्क बच्चियों में। थीलार्क है जब उसके थोड़ा बहुत तब्दीलियाँ रौनमा होनी शुरू हो जाती हैं बढ़ोतरी की, उसके करैक्टर्स सेकेंडरी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर एड्रीनार्क है जब उसके अंदर बालों की ग्रोथ आती है, जो चीज़ों के ऊपर चेहरे पे आ गई, मर्दों के अंदर मूँछों की आ गई, दाढ़ी की आ गई और ज़ेरे नाफ बालों की ग्रोथ आ गई, ये एड्रीनार्क का है। और मेनार्क इज़ द प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, जब बच्चियों के अंदर मेंसेस स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुएशन उसको हम कहते हैं मेनार्क। ये स्टेजेस 3 हैं। इसके पहले या इसके दौरान में हर बच्ची और बच्चे का एग्जामिनेशन मस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। इस वक्त में वालिदैन को चाहिए कि जब बच्ची और बच्चा जो है वो बलागत की या बलूगत की सरहदों को छू रहा है तो उसके लिए एक माहिर अमराज़ हार्मोन से डेफिनेटली तौर पे उसका असेसमेंट होनी चाहिए। इसमें जो बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा आपके अगले सवाल से पहले कि अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि 20-22 बरस का बच्चा या 23 बरस हो जाते हैं और उसके गदूद सही काम नहीं कर रहे होते और हाइट भी छोटी रह जाती है, तो हम फिर काफ़ी अफसोस मिलते हैं। एक एज ए कंसल्टेंट या एज ए मैं माहिर कुछ भी नहीं कर सकता, उनको तसल्ली दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो बच्चियों और बच्चों में तकरीबन आपको भी पता है कि हमारी जो हाइट होती है, कद बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं कि आप ये इस्तेमाल करेंगे आपका कद जो है वो इतने फुट बढ़ जाएगा, ऐसे होगा, ये वेरी राइट आपने, मैं उसी तरफ आ रहा था कि कद बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो लंबी हड्डियाँ हैं यानी टांगों की हड्डियाँ हैं
उनका भी जो है ना तवालत बढ़े, उनकी लंबाई बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो एक एज होती है जब तक उनके, हम कहते हैं कि उनके एंड जो है वो ग्रो करते हैं। ओके। उसके बाद एपिफिजिज्म कहते हैं हमारी अपनी ज़बान में डॉक्टरी में, समझे आम नाजरीन के लिए है कि उनके एंड्स ग्रो करते हैं और वो हड्डियाँ लंबी होती हैं, उससे कद लंबा होता है। ठीक है। तो 17-18 साल में एवरेज हमने देखा है कि वो परमानेंट फ्यू होने जाती है, पहले वो टेम्परेरी होती है, यानी उनका जुड़ाव जो एंड के साथ होता है, जो हड्डी का सिरा है और हड्डी की लंबाई है, जो उसकी शेफ्ट है, उसके दरमियान में गुंजाइश होती है कि उसकी हड्डी लंबी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। फिर जब वो 17-18 साल हो जाते हैं, उसके बाद परमानेंट फ्यून होती है। ठीक है। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, दुनिया का कोई स्लीपर, दुनिया की कोई चप्पल, दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी दवा, कोई भी सिरप, कोई भी गोली, ये बिल्कुल टोटली तौर पे एक मिस इन्फॉर्मेशन है और डिस इन्फॉर्मेशन है, वो उस हाइट को नहीं बढ़ा सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। 17-18 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल, अगर कोई इसमें अगर करता है तो वो दरोग गोई की बात करता है। और 17-18 साल से पहले अगर बच्चों को जो है वो ये चीज़ दी जाती है तो ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ख़तरनाक भी तो हो सकती है ना। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि जो दवाइयाँ मार्केट में जो है वो कद बढ़ाने के लिए आ रही हैं वो उतनी ही जो है वो सॉलिड भी हों। जब तक एक कंसल्टेंट की राय शामिल ना हो, जब तक एक मुस्तनद डॉक्टर जो है वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन ना लिख के दे दे, उस वक्त तक जो है वो लोग इस चीज़ की तरफ ना जाएं। बाज़ार में, मार्केट में बहुत अवेलेबिलिटी है इस वक्त, आप अपने बच्चों का कद बढ़ा सकते हैं, आप अपने कद में इजाफा कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें तब तक मत लें जब तक एक कंसल्टेंट आपको ये प्रिस्क्रिप्शन ना दे दे कि हाँ ये ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि ऑन दी शेल्फ तो है नहीं। मैं तो आपको बताऊं कि मेरे जो सीनियर मतलब प्रोफेसर, और आपके पास तो आते होंगे ऐसे लोग, अपना जो है वो इसमें हम डॉक्टर साहब कहते हैं HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया के अंदर HRT को लिखना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। और जब तक आपको यकीन ना हो किसी चीज़ का तो HRT की थेरेपी नहीं होनी चाहिए। सही। दो चीज़ों के लिए आपने बताया कि एक मैं साथ ऐड करूँगा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ऑन दी शेल्फ कभी भी कोई दवा हाइट के लिए ना खरीदें। बिल्कुल ऐसा और दूसरी मैं आपको कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो मसल वॉल्यूम बढ़ाने की दवाएं हैं वो कभी भी इस्तेमाल मैं भी इस तरफ भी और डाइट प्लान जो है वो भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन को तहस नहस करती हैं। हम उसमें बात करेंगे कि डाइट्स के बारे में, जब थोड़ा सा इसमें बात करें मोटापे की है, वो भी एक हार्मोनल इशू होता है। तो उस सूरत में ऐसा कोई गैर मुस्तनद किस्म का जो डाइट प्लान हम ले लेते हैं वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि मोटापा ज़्यादातर ख़वातीन पे क्यों आता है? ये मोटापा, चर्बी जो है वो ख़वातीन एकदम से इतनी हैवी हो जाती हैं कि जो है वो दोबारा वापस उन्हें अपनी फिज़ीक में आना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी जो है वो ये क्यों होता है? ख़वातीन में कोई ऐसा हार्मोन होता है कि जो ज़्यादा इसको जो है वो फ़ौरन से पिक करता है, चर्बी को बढ़ा देता है जिस्म में? ये क्या वजूहात हैं? बहुत आपने बहुत अहम सवाल है, और अक्सर ख़वातीन देखा है ख़वातीन के वो अगर बेहतर भी हों, थोड़ी सी बच्चियाँ हमारी जवान, तो शादी के बाद उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली सबका बढ़ता है। हाँ जी, उसके लिए ओवरऑल जनरली तौर पे बढ़ता है। उसमें तो हार्मोनल है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हमारे हैं, जब औरत का तौलीदी निज़ाम काम कर रहा होता है और उसके माँ के 9-10 महीने उसके पेट में बच्चा रहता है, फिर उसके बाद उसकी लैक्टेशन का पीरियड होता है, वो दूध पिलाती हैं अपना। तो ये देखा गया है कि वो ख़वातीन जिसके अंदर दूध पिलाना, जो अपने बच्चों को 2 साल तक या 1.5 साल तक पिलाती है, उनके अंदर टेंडेंसी कम होती है। ये बड़ी आपको अहम बात बता रहा हूँ। सही। उनके अंदर जो बढ़ोतरी की है, वज़न की कमी, वो कम होती है। अगर कोई खातून अपने बच्चों को बिल्कुल दूध नहीं पिलाती तो उसके अंदर जो वज़न के इजाफे है, वज़न की ज़्यादती ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ होगी और बड़ी जल्दी हो जाएगी। ओके। तो मैं समझता हूँ कि कितनी अल्लाह ताला की कैसी खूबसूरत कुदरत है, और मेरे दीन की जो तालीमात हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा पता लगता है कि बच्चों को दूध पिलाना आपके वज़न को बढ़ने से रोकता है। और इसी तरह एक मुद्दत तक खास करने वाली। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक दुनिया में 5 असबाब जो हैं वो मेजर हैं ओबेसिटी के वज़न बढ़ने के। एक उसमें इरेगुलर डाइट प्लान है, कोई वक्त नहीं है, हर वक्त आप खाए जा रहे हैं, कोई वक्त नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो इस वक्त चल रहा है। दूसरा जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तीसरा उसके अंदर जेनेटिक टेंडेंसी होती है। चौथा उसके अंदर अद्वियात का इस्तेमाल है, जो अद्वियात हैं कुछ बढ़ाती हैं। अच्छा, कुछ अद्वियात। और पांचवा जो है वो स्ट्रेस है। तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 5वां स्ट्रेस है। अब इनमें से अगर आप स्टडी करें तो ख़वातीन को 2-3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको मुफ्त ही मिल रहे हैं। सही। एक्सरसाइज उनके घर के अंदर, मुख्तलिफ घर में रहती हैं, वो कम हो जाती है। घर में रहने की वजह से फ्रिज खोल लिया, किचन में कुछ खा पी लिया, बैठ गए, उसका शोर ना आया, कुछ खाया पिया, वो भी हो गया। तीसरी बात यह है कि स्ट्रेस का इमोशनल है, तो जनरली तौर पे हमारी ख़वातीन के अंदर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है। और चौथी बात जो थी कि वो स्लीप का है, जो लाइफ स्टाइल है, जेनेटिक फैक्टर है, उसके अंदर भी देखें कि अब लाइफ स्टाइल बदल गया है हमारा, और स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेट एक मैं इसमें ऐड करता चलूँ, नाजरीन के लिए बड़ी अहम बात होगी और सबको उसको गौर से सुनना चाहिए। वो सारे मेल और फीमेल्स, यानी मर्द हजरात या पूरी कोई भी इंसान है, वो मेल है या फीमेल है, बच्ची है,
ख़वातीन है या मर्द है, अगर वो लेट सोना शुरू कर देता है हाँ। तो उसके अंदर हार्मोन का बिगाड़ लामहल्ला तौर पे पैदा हो जाता है, 100% होगा। ऐसा ही है। उसका रीज़न ये है हाँ। कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि हमारा जो दूध के निज़ाम को जो कंट्रोल करता है ग्लैंड, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये ब्रेन में होता है। कहते हैं एग्जैक्टली। और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, मैं अल्लाह की सुभान कहता हूँ, मैं खुद उस वक्त डूब जाता हूँ हैरत में उसकी कुदरत की कामला और उसकी हमदो सना करता हूँ कि इस ग्लैंड को खोपड़ी के अंदर भी मौजूद होते हुए इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर मीन क्या, इसको शऊर और इदराक अल्लाह ने दिया है कि सनसेट का इदराक इसको हो जाता है। सही बात ये है। दिन में काम नहीं करता। इसका सवाल पैदा होता है कि दिन में काम क्यों नहीं करता। तो दिन में इंसान चलता रहता है, बैठता है, एंटी ग्रेविटी में ब्रेन के अंदर कम ब्लड जाता है। सही। दूसरा, फिर इस ग्लैंड को सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। हम खाते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं, मजदूर काम करता है, हम जिस्म का काम करते हैं, मैदा काम कर रहा होता है खाने पीने का, तो ये कंप्रोमाइज़ करता है ग्लैंड। और ये दिन में कहता है बाकी जिस्म को कि तुम ब्लड लेते रहो, रात होगी, शाम होगी, सूरज गुरूब होगा, ये शख्स लेटेगा और मैं काम करना शुरू करूंगा। बिल्कुल सही। तो शाम के वक्त जब फोटो रिसेप्टर होते हैं तो ये फिर ग्लैंड वेट में होता है कि अब ये शख्स लेटे और मैं अपना काम करके हार्मोन्स के निज़ाम को दुरुस्त करूं। सही बात है। जब आप 1 बजे तक नहीं करते हो तो मैं ये अपनी तौर पे कह रहा हूँ, लिखा तो नहीं है, ये ग्लैंड बद्दुआएं करता होगा और अल्लाह को पुकारता होगा कि अल्लाह ताला मेरा भी दिन को सारा दिन मैंने जो प्रोसेस है आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां से जो वो सारा दिन मैंने इंतजार किया, अपने हिस्से का ब्लड जो है बाकी बॉडी को दे दिया। अब मेरे ब्लड लेने का वक्त है ताकि मैं हार्मोन के निज़ाम को कंट्रोल कर सकूं। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे, बच्चियों से, यंग से तो खास तौर पे, और कोरोना के ज़माने में तो देखा गया कि किसी घर में भी, अल्लाह माफ़ फरमाए मुझे इस बात से शायद वो दुरुस्त ना हो, 1:30-2 बजे से पहले सोता कोई नहीं सोता, और दिन 12-1 बजे से पहले उठता कोई नहीं उठता। अब इस रूटीन के अंदर आप हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई बुनियादी तौर पे? तो ये ख्वातीन को मेरा ये ख़ास तौर पे जो घर में रहती हैं बच्चियाँ और ख्वातीन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को और ख़ुद को और अपने अहले वजाल को कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी, और नहीं तो 10 बजे तक सो जाए। ये बुनियादी सबब है जो मैंने बताया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक आपकी बॉडी को जो है वो डीप स्लीप नहीं मिलेगा तब तक आप जो है वो रेस्टलेस ही रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम ही रहेगी। और इस रेस्टलेस रहने की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इसमें फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसमें जो है वो हार्मोनल चेंजेस और हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर औक़ात डॉक्टर साहब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा दिल घबराता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के आगे जब अंधेरा आ गया है, हर चीज़ हमें दो नज़र आ रही होती है। अब वो देखिए उनके पास बहुत सारी, अब जब तक हमारे पास उनकी पूरी तमाम रिपोर्ट, उनकी तमाम जो है वो नहीं थ्योरी होगी, हम उसको जो है वो कुछ प्रिस्क्राइब, कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश यही होती है, मेरी तो ख़ास तौर पे कोशिश यही होती है, क्योंकि मैं जो है सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं तमाम पीछे क्लिनिकल रिकॉर्ड देखती हूँ उनका कि उनको क्या क्या बीमारियाँ हैं, उनको बीमारियों को साथ रख के उनकी रिपोर्ट्स, उसके बाद जो है वो हम जो है वो ये डायग्नोस्ट करते हैं कि इज़ इट मेंटल डिसऑर्डर या नॉट, तो फिर जाकर जो है वो हम इस चीज़ पे पहुंचते हैं। लेकिन मैंने अक्सर आम साइकोलॉजिस्ट जो हमारे बैठे हैं जगह जगह पर, वो क्योंकि ये कोर्स करके आ जाते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, बंदे के साथ मसला कुछ और चल रहा होता है, उसको फिजिकली कुछ और चीज़ होती है और वो उसको मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत हो रहा है, ये बहुत हो रहा है। मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू ये ज़रूर कहूँगी कि लोग ये समझते हैं कि शायद आम साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो सर्टिफाइड है, उसके पास स्पेशलाइजेशंस हैं, डिग्रीज हैं प्लस में, जो कि साइकेट्रिस्ट लेवल पर हैं। इसके वो आपको डायग्नोस्ट कर सकता है, आपको जो है दवाई भी दे सकता है, आपको हर चीज़ जो है वो आपकी देख सकता है, आपकी रिपोर्ट्स भी चेक कर सकता है, क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से जो है वो इसमें हर चीज़ की है। लेकिन आम साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो सिर्फ आपको काउंसलिंग देते हैं या आपको आपके आम से मसाइल में जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इन चीज़ों में फ़र्क रखें, हर चीज़ को मेंटल डिसऑर्डर में लेके मत जाएं। और उन साइकोलॉजिस्ट से भी मेरी आपके थ्रू भी और इस प्रोग्राम के थ्रू भी ये अपील है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट मत करें, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस और हार्मोनल डिसऑर्डर्स अलग हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो अलग हैं। ये आप आज आए हैं तो मैं ये बात जो है वो लाइव ऑन एयर अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है पहुँचाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे पास जो डायग्नोस्ड हुए वे साइकोलॉजिस्ट के या साइकेट्रिस्ट के लोग पेशेंट्स आते हैं, इतने कितने सालों से इलाज करवा रहे हैं और डायग्नोस्टिक सही नहीं हुआ। जी बिल्कुल, उनको जो प्रॉब्लम है वो चीज़ सामने नहीं आती। इनवेरिएबली मरीजों के अंदर अलामतें ही नफ्सियाती पैदा होती हैं। बिल्कुल, और वो ये समझते हैं साइकेट्रिस्ट, जैसे आपने बड़ियारी 2 का, मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने बहुत पेशेंट्स रेफर हुए। जैसे मैं बताता चलूँ नाज़रीन को, हमारे गर्दन के सामने एक थायराइड ग्लैंड होता है, इसका अगर काम कम हो जाए तो वो इतनी स्वीट डिप्रेशन होती है कि आप एंडोजिनस चल के दुनिया की कोई भी जनरल गैड उस पर फिट कर देते हैं,
साइकोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करता है। जब तक रूट कॉज ठीक नहीं होता तो वो कभी भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल सिमिलरली जो गॉनड्स हैं, ओवरीज हैं, उनकी बहुत सारी ऐसे हार्मोनल इश्यूज हैं जिनके अंदर आपकी पूरा लाइफस्टाइल और आपका मूड स्विंग्स आ जाते हैं, आपकी तबीयत है, स्लीप उड़ जाती है। इसी तरह ब्रेन के अंदर हमारे मेलाटोनिन काम करता है, उसका एक हार्मोन है मेलाटोनिन का, उसका ऊपर नीचे हो जाए अगर तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपको एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है, डर है। तो आपने, बिकॉज यू आर ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वेरी राइटली कह रहा हूँ कि अक्सर औकात ये गड़बड़ होती है कि पेशेंट होता है बेसिकली हार्मोन का इशू होता है जी, और जी। वो धक्के खाता रहता है साइकियाट्रिस्ट के पास। डॉक्टर साहब, मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे जो आम साइकोलॉजिस्ट सिर्फ जो है वो इसका एक करके बैठे हुए हैं, कोर्स करके बैठे हुए हैं, एमएस करके बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को डायग्नोस नहीं कर सकते हैं कि हार्मोन्स का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि आपको जब तक आप क्लिनिकल ट्रायल पे नहीं आएंगे, क्लिनिकल पूरी जो है वो उनकी हिस्ट्री चेक नहीं करेंगे, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बंदे के साथ मसला क्या चल रहा है। और मेरे पास गलत डायग्नोस्ड आते हैं लोग, आप यकीन करें, फिर मुझे वो दोबारा से जो है वो सर्कल चला के उनको देखना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है, और लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ आम हुई है। तो आपके पास जब लोग आते हैं हार्मोनल चेंजेस को वो मेंटल डिसऑर्डर भी बना देते होंगे कि जी हमें इस तरह भी फील होता है और इस तरह की चीज़ होती है, आप क्या मेडिसिन देते हैं उनको, या उनको उनकी एक्टिविटी भी जो है वो साथ में लिख के देते हैं कि इसको इस तरह भी करना है? मैं, जैसे आपने पहले इंट्रो में कहा था कि ये इतना वसी सब्जेक्ट है, हाँ। इसके ऊपर बहुत सारे, क्या कम अज़ कम नहीं दसों नहीं तो सैकड़ों प्रोग्राम तो हो सकते हैं। इसमें से एक एक चीज़ जो है हम उसको 1 घंटे के वक्त में अगर करना चाहें तो वो मुश्किल नहीं हो सकता। ओवरऑल हम उनको व्यू दे रहे हैं जी। तो अगर हम आज मतलब उसको, बाकी तो खैर बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनका हर इशू जो है इटसेल्फ, जैसे कि जिनमें बांझपन का इशू आ जाता है, थायराइड का इशू आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का है, ग्रोथ का है, बॉडी डेवलपमेंट है, जो साख्त होती है हमारी नशोनुमा ख्वातीन की और मर्दों की, उसके ऊपर एक प्रोग्राम हो सकता है, हाइट पे हो सकता है। लेकिन मोटापे के अंदर पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस तरह आपने कहा नफ्सियाती अगर मसाइल हैं, तो सबसे पहले अगर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाती हैं, उससे भी मैं कहता हूँ प्रायर ज़रूरी है कि एंडोक्राइन के पास हों, एक हार्मोन स्पेशलिस्ट देखें कि आया आपका जो नफ्सियाती अलामत हो रही हैं ये किसी हार्मोन की तब्दीली की वजह से तो नहीं एग्जैक्टली या तब उसकी कमी बेशी की वजह से नहीं है। मैंने ख्वातीन को देखा है जो ओल्ड एज की ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी वो 55 की खातून है, उसको गर्मी लग रही है, पसीने शराबूर हो रही है, हर से लड़ रही है, नौकरों को झाड़ रही है, आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स, ज़िंदगी अजीरन हो गई है, नींद उसको नहीं आती। तो वो साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट करते 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 मेरे तक जब पहुँचे तो पता ये चला कि दे आर जस्ट नथिंग बट ऐसे पोस्ट मीनोपाजल सिंड्रोम। मीनोपाज के बाद उनके हार्मोन शट हुए, सही, एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हुए और उनकी तब्दीली पूरी की पूरी। अब ये हमारी रिसर्च कह रही है कि मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन मर्दाना जो हार्मोन है और ख्वातीन के अंदर एस्ट्रोजन, ये पूरी बॉडी के सारे खलियात को मॉनिटर करता है। बिल्कुल ऐसे आपकी ही है। सोच, आपकी फिक्र, आपका सोचो विचार, आपके इंटेलेक्चुअलिज्म, आपकी controlled है। लियाकत, काबिलियत, आपकी डेडिकेशन, आपके रोज़ो शब, आपका स्लीप, आपका खाना पीना, आपके ताल्लुकात, आपके रवैये, आपका ज़हनी सलाहियतें, ये सारी उन हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। और जब वो हार्मोन्स पर्टिकुलरली जब उनके डिक्लाइन आता है, मर्दों और औरतों दोनों के अंदर, मर्दों में हम क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं, यानी जब 50 एज में हो जाओ, दिल नहीं लगेगा, वो बातें ऐसी करेगा, डिस्टर्ब रहेगा, नींद ठीक नहीं आएगी, घर में लगेंगे बाबा जी आपको तो नींद ही नहीं आती। अब वो बाबा जी को नींद नहीं आती उसकी, और एक ही जुमला होता है सबका कि ये अब जो है वो बस इनको जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये पागल हो गए हैं। Exactly. इनको किसी साइकियाट्रिस्ट को जो है चेक करवाया जाए। हार्मोन्स में चेंजिंग्स आई, हार्मोन्स टूटे फूटे, कहाँ क्या टूट फूट हुई ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। वो फिर हार्मोन्स की डिक्लाइन की वजह से जब मर्दों में कम होता है तो उनको फिर गर्मी लगती है, हाँ। उनको पसीना आता है, घबराता है उनका, और हम उनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट के साथ उनको रिप्लेसमेंट देते हैं। बिल्कुल सही। आजकल एक नया ग्रुप आया है दवाइयों का जिसको हम एस्ट्रोजन में ये खराबियाँ होती हैं कि हम बरह रास्त ये हार्मोन दे नहीं सकते हर एक को। ब्लड प्रेशर का मरीज हो, डायबिटीज़ का हो या मोटा हो ज़्यादा, उसको हम देने नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आए हैं जो सेफ भी हैं और मैं समझता हूँ कि इनका इलाज बड़ी अच्छी तरह हो सकता है। ओके। उसके बाद मैं मोटापे की जो बात कर रहा हूँ, तो मोटापे का कंट्रोल के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर किसी के अंदर, उसको पहले समझना ज़रूरी है। हम मोटापे को एक हमारा इंडेक्स होता है डॉक्टरों का BMI जी, उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इससे हम लोग मेजर करते हैं। ये सिंपल तरीका है, नाजरीन समझ लें। कोई भी घर में बैठ के कोई बच्ची है या खातून और मर्द है, आप अपनी हाइट को जो है वो वज़न जो है वो किलोग्राम में कर लें और अपनी हाइट जो है वो मीटर में कर लें। वो जो आपका वज़न है उसको, जो आपके हाइट मीटर वाली है, उसका स्क्वायर करके अपने वज़न पे उसको डिवाइड कर दें। मतलब वज़न जो है किलोग्राम में कर लें और अपनी हाइट जो है वो मीटर्स में रखें। ठीक है। वो हाइट जो मीटर में है उसका स्क्वायर बना लें और स्क्वायर को डिवाइड करें उसको आपके वेट को। तो अगर आपकी फिगर 25 तक आती है तो यू आर ओके,
आपकी जो बॉडी है आपकी हाइट के हिसाब से आपकी जो मोटापा आपके अंदर नहीं है। सही। 25 के ऊपर अगर आते हैं तो आपको हम कह सकते हैं कि आप फरबा हैं। क्योंकि आप मोटे लोगों को देखें, वो ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, ज़रा से चलेंगे तो उनके घुटनों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, हड्डियां उनकी काम नहीं करती क्योंकि गोश्त जगह बहुत ज़्यादा बना लेता है अपनी, हड्डियां जो है वो बिल्कुल उसके अंदर दब जाती हैं, जिसकी वजह से चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो गोश्त लवर हैं, वो मीट लवर हैं, वो हर वक्त चाहते हैं कि सब्ज़ी में भी गोश्त डाल दो, दालों में भी गोश्त डाल दो, वैसे भी गोश्त पका लो। जब किसी से पूछ लेंगे ना, आप किसी के घर में अगर कोई दाल या सब्ज़ी की अलग से गोश्त से अलग आप उसको करके बात करेंगे ना तो लोगों के मुंह बन जाते हैं। आज दाल बनी हुई है, आज सब्ज़ी बनी हुई है, उसमें गोश्त डाला था, उसमें चिकन ऐड है, उसमें फलाना ऐड है। ये चिकन ने भी बड़े काम ख़राब किए हुए हैं मेरे जी। तो ये लेकिन ये चिकन वाले मानते नहीं ना, वो कहते हैं कि जी नहीं जी ब्रायरल में कुछ नहीं है, ये सारी मुर्गियाँ एक जैसी होती हैं, देसी मुर्गियाँ और ये बाहर की मुर्गियाँ जो है वो एक जैसी हैं, इनका फूड एक जैसा है, इनको जो है वो एक जैसा जो है वो ट्रीट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें बहुत सारी बीमारियां पिछले दिनों आपको पता है कि प्रोग्राम में मैं बता बिल्कुल बिल्कुल डाइट दी जाती है, खवातीन पे इसका बड़ा इफेक्ट होता है, चेहरे पे बाल आने का, ये बड़ा पिछले दिनों जब वो ऑन था। उसमें चिकन का जो चिक है, जो बर्ड है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, उसका वजन बढ़ जाए। बर्ड फ्लू भी आया, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। ये खसूसियत होती है परिंदों के पर्टिकुलरली कि ये उसको रिटेन करते हैं और कुकिंग के बाद भी उसके इफेक्ट्स होते हैं, तो ट्राई करें इसको अवॉइड करने की। और मोटापा में सबसे पहले आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टाइल लाइफ करनी चाहिए। सबसे पहला जो मैसेज आना चाहिए, जितने भी लोग मोटे समझते हैं उनको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो अपनी विल पावर से याद रखें कि दिल ना छोड़े। और दूसरी बात यह है कि अंडर प्रेशर भी ना आए। तो वो मुझे कह रहे हैं सोसाइटी में हो जाते हैं, आपको पता है यू आर ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बहुत मोटा वो खातून हो तो वो फैमिली में नहीं जाती, फंक्शन में नहीं जाती, लोगों को नहीं मिलना शुरू कर देती है, डिसोसिएट हो जाती है। तो और लेकिन डॉक्टर साहब खाना नहीं छोड़ते ना, मतलब खाने पे एतदाल पसंदी नहीं आ रही बिल्कुल भी। खाने में फिर वही गोश्त खाना है, अंडे खाने हैं, और जब तक वो सारी चीज़ें जूसेस पीने हैं मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रिक एसिड्स वाले, तो जब वो सारी चीज़ें पीते रहेंगे खाते रहेंगे तो जाहिर बात है आप पे मोटापा ही तारी होना है। अब एक मोटा शख्स जो है उसको ये सब कुछ खाने की आदत पड़ गई है, जब तक उसने 2-4 लेग पीस नहीं खा लेने उसको सुकून नहीं मिलना। तो ये जो सुकून की कैफियत है ये ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ ना कोई और, जब तक वो खा नहीं लेगा उसको जो है वो, ये देखें डाइटिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो ये जो मामलात हैं ये बड़े क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर लेते हैं मोटे लोगों के लिए। ऐसे तो बंदे में मोटापा नहीं आता। हमारे एक आदत है कि हम लोग वी डोंट काउंट द कैलोरीज एट ऑल, हमारे तो कभी भी नहीं, तस्वर भी नहीं है। हाँ, जो मिल जाता है जिसको मिल जाता है वो हम खा लेते हैं। और उसके बाद फिर तो वो ये रखते हैं कि कहते हैं वो कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मतलब एतदाल हमारे पास नहीं है, खुराक का हमें तवाजुन का पता नहीं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। एक्टिविटी हमारी जीरो हो गई है। हम तो अब चाहते हैं कि हमारे दरवाजे जो हैं वो भी रिमोट से खुलें, बस मतलब बैठे बैठे ही हम रिमोट से सब काम कर लें। बाहर का दरवाजा है वहां तक भी न जाना पड़े, लाइफ है। और गाड़ी का इस्तेमाल करें दुनिया जान। बच्चों से पूछा जाता है, आप छोटे बच्चों को कहें ना दरवाजा खोल दो तो वो कहेंगे हम थक गए। इस वक्त यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर हमारे तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत वॉकिंग टेंडेंसी भी बाकी है, बाजार में जाना, चल फिरना, मिलजुल लेना, सोशल हमारी एक्टिविटी है। यूरोप में इस वक्त नंबर 1 जो उनको प्रॉब्लम हुआ है वो ओबेसिटी का है। पूरे अमेरिका के अंदर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारी होती है, वो बीमारी जो फैलती दूसरों को लगती नहीं है, उसमें ओबेसिटी इज़ नंबर 1। और जितना उनका मेजर जो है वो हेल्थ का फंड जो है बजट है वो इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सोचें मोटे आदमी मतलब जिसको मोटापा है वो दिल बर्दाश्ता भी ना हो, स्ट्रेस में भी ना आए, और ये भी ना समझे कि मिरेकल हो जाएगा। लोग जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं जी 4 किलो 6 किलो 8 किलो महीने में, ऐसी बात भी नहीं है। कभी बात का ये होगा बीच में कम होना शुरू हो जाता है, बीच में फिर ये रुक जाता है, इससे दिल बर्दाश्ता भी ना हो। ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है जिसमें आपको लाइफ की मॉडिफिकेशन करनी है। और जितनी डाइट्स प्लान है उसमें से जो बेस्ट इस वक्त वर्ल्ड में है वो कहते हैं उसको लो कार्ब डाइट। ओके, कि आप कार्बोहाइड्रेट, इसको हम एटकिन डाइट भी कहते हैं, साउथ बीच डाइट भी कहा जाता है, और कीटोजेनिक डाइट भी, ये सारे इसी के नाम हैं। ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आम जुबान में नाज़रीन को बताएं, जैसे निशास्ते हैं, शुगर है, ज़मीन में पैदा होने वाली सब्जियां हैं, मिठाइयाँ हैं, सफ़ेद मैदा जो है उससे बनने वाली सारी अशिया हैं, उसके बाद ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, जो भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको छोड़ देते हैं। हाँ। जब उसको छोड़ा जाता है तो हमारी जो बॉडी फैट है वो कन्वर्ट होती है कीटोन्स में, और जब कीटोन्स में कन्वर्ट होती है तो नॉर्मली तौर पे हमारी जो एनर्जी है हमारे जिस्म की, जैसे कि गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल होता है, हाँ। हमारी बॉडी जो है वो शुगर लेती है, फ्रुक्टोज को, ग्लूकोज को,
सही। जब ग्लूकोज से जब आप इस तरह की डाइट करते हैं, जिसको हम कहता हूँ एटकन डाइट कहते हैं, और ये व्हाट्सएप पे चले जाएं, सॉरी उसके ऊपर गूगल पे जाएं, सर्च कर लें, जिसको भी चाहे वो साउथ बीच डाइट लिख के कर ले, एटकन डाइट लिख के कर ले, ठीक है, पूरा प्लान मिल जाएगा। प्लान मिल जाएगा। इससे ये होता है कि हमारी कीटोन्स बनती है बॉडी के अंदर, और कीटोन के बाद जो है ना वो फिर बॉडी जो हमारी शिफ्ट हो जाती है ग्लूकोज से कीटोन में। सही। वो ग्लूकोज की बजाय कीटोन को एज ए एनर्जी सेकंड सोर्स लेती है, और आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड बात ये है, ये देखिए कि कैसी बात है, फिर मैं बात करता हूँ और मुझे सुभान अल्लाह करनी पड़ती है। फास्टिंग का इंटरनेशनली तौर पे पूरी दुनिया में और WHO ने रिकमेंड कर दिया है। नो डाउट। और फास्टिंग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग 5-2, उन्होंने प्लान जो दिए हैं 16-8 और 5-2 के प्लान रिकमेंडेड है। सही। 5-2 का है कि 5 दिन आपने खाना खाना है और 2 दिन आपने रोजा रखना है। सही। और 2 डेज का रोजा क्या होगा, एक डिनर से लेकर दूसरे डिनर तक होगा, कुछ नहीं आप खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। इसको 5-2 प्लान कहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान है। ठीक। सेकंड 16-8 है कि आप 16 दिन जो है वो सुबह शाम 3 कर लेते रहेंगे, उसमें से 8 डेज आप जो है 8 आवर्स आप खाएंगे हर दिन, और 16 घंटे आप फास्टिंग करेंगे। सही। यानी सुबह अगर आप 8 बजे नाश्ता करते हैं, हाँ, तो 8 और 8 को मिलाएं तो 4 बजे बनता है। यानी आप 8 बजे से लेकर 4 बजे तक खा सकते हैं। ठीक है। उस 4 बजे से लेकर दूसरे दिन 8 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो इट इज़ 8-16, यानी एक दिन को 24 घंटे हैं, उसको 8 और 16 में डिवाइड कर लें, 8 घंटे आप ले लें। सही। और 16 घंटे आप कुछ ना लें। तो फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप एज ए सेकेंडरी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं डाइट के साथ। और इससे डाइट से जितने भी पेशेंट्स हैं और जितने भी लोग हैं जो अपने आप को फरबा समझते हैं, उनको डेफिनेटली फायदा होगा। सही। इस डाइट के अंदर कीटोन्स की हैं, और पर्टिकुलरली लो कार्ब के अंदर ये देखा गया है कि जितनी कैलोरीज हैं, और आप जैसे आपने कहा। और तीसरा जो मेरी बात होगी सबको, चूँकि हमें आदत है हम मशरकी रवायात के हवाले में मेहमान आ जाए तो उसको भी खिलाते हैं, साथ खुद भी खाते हैं। सही। और अगर खुद ना खाएं तो मेहमान बुरा मान जाता है। बुरा मान। तो मेरा ख्याल है कि मेहमान को लगता है शायद चीज सही नहीं हमें है। अपने फ्रिज के अंदर हमें अपने फ्रिज के अंदर खुद नहीं हमेशा फ्रूट और वेजिटेबल का अंबार होना चाहिए। मैं समझता हूँ फ्रिज को, जिससे भी वजन ज़्यादा है उसके घर में फ्रिज में कोई केक, कोई पेस्ट्री, कोई स्वीट डिश नहीं होनी चाहिए, वही होती हैं। वेजिटेबल और वेज और फ्रूट्स होने चाहिए। वेज और अगर दिल करे भी से उठ के क्रेविंग हो तो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, इससे से निकल ली आप डॉक्टर साहब, कि जिनको थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है ना, उनको क्रेविंग बड़ी होती है। ऐसा ही है, कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। अच्छा, वो क्रेविंग जो है ना ऐसे नहीं होती कि आदत है, बल्कि उसका पीछे मैकेनिज्म ये है कि इंसुलिन जो है उसकी जाती हो जाती है, आदत डाल दी आपने। जब इंसुलिन की जाती हो जाती है तो बॉडी के अंदर सडनली एक टेंडेंसी आती है कि एड्रेनालिन आती है। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो स्ट्रेस में निकलता है, और फिर वो ग्लूकोज को वेरी टेम्परेरी टाइम के लिए वो ड्रॉप करता है। उस दौरान में हालांकि बॉडी में बहुत होती है, फैट भी सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें ऐसी लगती है कि जब हमारे अंदर हमने खाया पिया कुछ नहीं है, तो फिर वो भागते हैं और कुछ ना कुछ फ्रिज से खाते हैं। सही। तो ये जो इंसुलिन है ना इटसेल्फ, ये भी बड़ा इशू है, और इनके अंदर डायबिटीज़ का भी बहुत इम्कान होता है। जो मोटे लोग होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ इसमें हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, सोशल लाइफ आपकी, जैसे यू आर ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन चीज़ों की वजह से आपके वेजिटेबल होना चाहिए। और से नो 80% इस वक्त पाकिस्तान में ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं, शायद 80 से भी आगे परसेंटेज हो चुकी हो। ये मैं कुछ वक्त पहले की बात कर रही हूँ। 80% तक तो मैं रिसर्च में जो है वो पढ़ चुकी हूँ कि पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा ये जो है वो बढ़ता चला जा रहा है बच्चों में, बड़ों में। और जो है वो ये जो आप बात कर रहे हैं कि और बहुत से जो है वो डिसऑर्डर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हर दूसरा बंदा जो है वो इस वजह से डिप्रेशन में है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए क्या करूं। मेरे बाल आ जाते हैं तो बार बार जो है वो लड़कियों को पार्लर जाना पड़ता है, वो वैक्सिंग करवानी पड़ती है, फिर जाके कहीं, या फिर जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, या जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, जिसके और साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो तब है जब एक माँ, जब आपका बच्चा जो है वो इस दुनिया में आने वाला है, आपने उस 9 माह में उस बच्चे को वो तमाम डाइट देनी है, आपने खुद खानी है ताकि आपका बच्चा सेहतमंद हो। हमारे यहाँ माएँ क्या करती हैं, लेज़ी हो जाती हैं, खाया नहीं जा रहा, अब तबीयत ख़राब है, अब ये वॉमिट हो जाएगी। ये एक नेचुरल चीज़ है। जब तक जो डाइट माँ के पेट में बच्चे को मिलती है, उसी से बच्चा स्ट्रॉन्ग होके बाहर जो है वो दुनिया में सर्वाइव करता है। और अक्सर बच्चों को जब प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, फेफड़ों के मसाइल हो जाते हैं, मैदे के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पेट में जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो इसी वजह से कि आपने ना खुद डाइट सही ली तो वो बच्चे तक जो है वो डाइट सही नहीं पहुँची। ना फ्रूट्स शामिल होते हैं, ना वेजिटेबल शामिल होती हैं, अगर गोश्त ही गोश्त खाया है तो भी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को देखें ताकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों में बाद में सामने आती हैं जब वो दुनिया में आ जाते हैं।
और वो चीज़ें जो है वो साथ साथ वहीं से पैदाइश के अमल से चल रही होती हैं। तो ये चीज़ बहुत काउंट करती है। इस चीज़ को माओं को सोचना चाहिए कि सेहतमंद माएँ होंगी तो सेहतमंद माशरा होगा। और यहाँ पर सारी अगर माएँ जो है वो डाइटिंग पे हो जाएंगी, इवन के जो बच्चे जो है उस वक्त में हमला होती है ख़वातीन, वो क्या करती हैं कि डाइटिंग शुरू कर देती हैं, जी मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा वज़न जो है बढ़ा। ऑटोमेटिकली भाई नेचर है कि नेचुरल चीज़ है, आपका वज़न बढ़ना ही बढ़ना है। उस वक्त कोई किसी किस्म की डाइटिंग ना करें बल्कि अच्छा खाएं। टू फेजेस इन लाइफ ऑफ ए फीमेल, दैट इज व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, नो डाइटिंग, हाँ, एंड व्हेन शी इज लैक्टेटिंग द चाइल्ड, नो डाइटिंग। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कोई डाइटिंग को सब्र भी नहीं होना चाहिए, अच्छी गुड डाइट होनी चाहिए। और जब बच्चा है जो डिपेंड कर रहा है माँ के ऊपर, उसमें होना चाहिए। मैंने आज की लेटेस्ट माओं को देखा है इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूं, डाइटिंग पर हैं जी कि हमारा वजन बढ़ जाएगा जी, हम मोटी हो जाएंगे। इन दिनों में चूंकि खासी तौर पे हमारी जो ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है कोरोना की वजह से, बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड। अच्छा, नफ्सियाती मसाइल जहाँ पे हुए हैं वहाँ पे घर में ज़्यादा बैठना हो रहा है, एक्टिविटी लिमिट हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसमें ये हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा हुए हैं जी। उसकी वजह ये है कि रेत तक जागना, जैसे मैंने बताया। और फिर डाइट भी इनटेक है, जब घर में कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ खाया जाता है, ये बना लें ये बना लें, ये भी किया जाता है। सेकेंडली, कोरोना इटसेल्फ जो पोस्ट कोविड है, जो इसकी इन्फेक्शन है, इसके होने के बाद अगर किसी को हो जाती है तो उसमें ट्रिमेंडस हार्मोनल इशू आते हैं। और हार्मोनल इशू के बहुत सारे पेशेंट मैंने पोस्ट कोविड पेशेंट कहते देखे हैं। तो मेरा ये नाज़रीन को एक मैसेज होगा कि पोस्ट कोविड के बाद जो भी मर्द और औरतें खतरात हैं वो अपने अंदर तब्दीली महसूस कर लें, तो अपने हार्मोन निज़ाम को या आपके जो हार्मोन का निज़ाम है उसको चेकअप कराना मस्त हो जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये कोविड जो है एक ऐसी बीमारी निकली है जिसका पूरी बॉडी पे असर है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। सिर्फ ये नहीं है कि फेफड़ों की और हमारे, जैसे आपको पता है डॉक्टर साहबा की, सिर्फ नाक में गई या फेफड़ों पे असर करती है, ये खून की शरानों पे असर नहीं करती जी, है, ये तो पूरा ब्रॉस के ऊपर डैमेज असर कर करती देता है है, सिस्टम लिवर पे अंदर करती से। है, गुर्दों पे करती है, ब्रेन पे करती है और हार्मोन्स पे करती है। तो ऐसा कोविड है। से जो पेशेंट है जिसको कोविड हो चुका है उसको मस्ट है, उस बच्ची या बच्चे या यंग को या एडल्ट को, कि दे शुड गो फॉर योर चेकअप ऑफ हार्मोन्स। उनके हार्मोनल इशू को उनको जल्दी, जितनी जल्दी होंगे वो रिप्लेस होकर एक नॉर्मल पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। आई हैव सीन पेशेंट्स कि उनको 3-4 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, वो रिकवर भी हो गए हैं, लेकिन ज़िंदगी का जो निज़ाम है उनका हार्मोन्स का या उनके जो रोटीली लाइफ है जो ज़िंदगी की, वो नॉर्मल नहीं हुई। वो नहीं हुई है। उसका रीज़न बीइंग, जब मैंने डिग आउट किया तो पता चला कि उनके हार्मोन्स बुरी तरह मुतासर हो गए। सही तो सही। ये कोविड के इटसेल्फ है, उसको भी ध्यान में रखें। और फिर इस तरह बाकी चीज़ों का भी रखें, और ख़ास तौर पे मोटापा को डिस्कस किया डॉक्टर साहब हमने। डॉक्टर साहब बच्चों का बताइए, बच्चे जो छोटे बच्चे जो हैं, जो अभी ग्रोइंग एज में हैं, अभी 5-6 साल की एज के जो बच्चे हैं, उनका जिस्म एकदम फूलना शुरू हो जाता है। वो बर्गर फैमिली बच्चे जो हैं, वो बर्गर फैमिली का मतलब ये हर वक्त बर्गर खाना है, शॉर्मे खाने हैं, हर वक्त जो है वो बस यही चीज़ चलनी है, रोटी नहीं खानी है, राइस खाने हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो ये जो चीज़ें हो रही है, ये वजन बढ़ा रहे बच्चों का। नो जंक फूड, नो जंक फूड, यस। हम जो एज ए डॉक्टर, अगर मुझे को पूछे कि एज ए माहिर आप क्या करते हो, तो आई विल ओनली रिकमेंड 1 in 2 weeks। बिल्कुल सही। अगर आपको बहुत ही है, क्रेविंग है, बच्चों में है, तो 1 in 2 weeks यू कैन अलाउ फॉर आउटसाइड। तो घर में बना दें। अब तो घर में इतनी आपके पास जो वो वैरायटी आ गई है कि आप घर में जो है वो बच्चों को बना के दे सकते हैं। वो ज़्यादा जो है वो उनके लिए उसमें कैलोरीज भी नहीं होंगी, और आप जो उसको लाइट कैलोरीज के साथ बच्चों को जो है, लेकिन खैर बच्चों के आगे तो ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है। बच्चे जब अपनी ज़िद पे आए तो फिर मनवा ही लेते हैं कि नहीं यही खाना है, तो फिर वो कभी कभार वीक में 1 टाइम 2 वीक्स बाद इस तरह कर लें। लेकिन डेली रूटीन में जो बच्चों को आदत आपने डाल दी है, सुबह ब्रेड दे रहे हैं उसको, शाम को बर्गर खा रहा है, फिर शाम को शॉर्मे और बर्गर आ रहे हैं, और ये जो है वो हैवी डाइटिंग चल रही है, डाइट चल रही है, ये ना करें, इस तरह ना करें। ख्याल से मैं इसमें ऐड करूँगा, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि उनको, नाज़रीन को, अगर बच्चों के अंदर वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मूवमेंट्स को देखें। कहीं स्लो तो नहीं हो रहा, हाँ। पानी मांगा किसी काम को तो उठ नहीं सकता, या लेज़ी तो नहीं हो रहा, स्टडीज़ में उसकी इफेक्टिवनेस नहीं है, वो कम है, मतलब स्टडीज़ उसकी इतना इंटेलिजेंट जितना पहले था वो नहीं हो रहा, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, उसके बाद बॉडी उसकी फूल रही, जैसे आपने कहा। तो ये सारी अलामात ये इंडिकेट करती हैं कि इसके अंदर हार्मोनल इश्यूज हो गए। और जितनी जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे, ही विल बी ए पॉजिटिवली ए नॉर्मल पर्सन इन अडल्ट लाइफ। बिल्कुल ऐसे। अब वो बच्चा अभी से इतनी हैवी पोजीशन में है, तो जब वो बड़ा होगा तो वो फिर उस वक्त तक तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग चुकी होंगी, और फिर वही बात है कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और ये सारी चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं हमारे साथ साथ, जो है वो हम इससे लड़ रहे हैं। इस टाइम ख़वातीन में जो है वो हाई बीपी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुका है। क्यों? क्योंकि वज़न बढ़ चुका है, चर्बी चढ़ चुकी है जिस्म के ऊपर, चलना फिरना नहीं है, एक्टिविटी कोई नहीं है। अच्छा, कुछ मैंने ख़वातीन को देखा है डेली वॉक करती हैं डॉक्टर साहब, डेली वॉक करती हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही मैंने अब तक बात की ना आपने कि वॉक अपनी एक स्मॉल एक कंपोनेंट है, जो डाइट प्लान है हमारा, जो मोटापे को कम करने का, उसमें वॉक आती है।
सोशल स्टाइल उनका उसी तरह नहीं बदलता, स्ट्रेस लेवल वो कम नहीं करती, सारा दिन टेंशन से भी वजन बढ़ता है। स्ट्रेस से बढ़ता है, मैंने बताया स्ट्रेस इज मेजर, टेंशन लेने से वजन बढ़ता है। को डिस्टर्ब करने के लिए स्ट्रेस बहुत काफी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका टेंशन लेने से वजन कम होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात है कि जितने स्ट्रेसफुल बंदे होते हैं या ख्वातीन होती हैं, उनका दिल चाहता है बार बार खाने को, मीठा खाने को। स्ट्रेस जो है वो आपको प्रोवोक करती है, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो है डिसऑर्डर प्रोवोकिंग इंडिविजुअल। आप इतना मीठा खा जाते हो उस टेंशन में कि आपको पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद कुछ खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद खा लें, उन बेचारों के बस में भी नहीं होता, वो प्रोवोक कर रही होती है। क्या सही फिर बात। एक्सरसाइज के साथ वो ऐड करना जरूरी है, एटकन डाइट या साउथ बीच डाइट को इस्तेमाल करें ख्वातीन अगर बड़ी हैं। उसके बाद जेनेटिकली देखें, हार्मोनल चेकअप कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थायराइड। ख्वातीन के अंदर थायराइड की इशू बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है, सॉरी। और थायराइड लेवल जब कम ड्रॉप होते हैं तो फिर आप दुनिया की कोई चीज़ कर लें, ना डाइट काम करती है ना कोई एक्सरसाइज काम करती है। थायराइड जो है बेसिकली हमारी जो एक्टिविटी है बॉडी की उसको कंट्रोल करता है। जैसे रेस होती है गाड़ी के अंदर, कार्बोरेटर और पेट्रोल का फ्यूल होता है जी, तो फ्यूल प्रोवाइड करता है ये ग्लैंड। जब ये ग्लैंड ही काम नहीं कर रहा, बॉडी फ्यूल ही नहीं दे रही, आपकी बॉडी फूलती चली जा रही है। बिल्कुल। इसके लिए मैं बताऊंगा कि हमने 2 टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं अपने ओबेसिटी सेंटर में, जो दुनिया की ओबेसिटी जितनी भी कंट्रोल हो रहा है। एक री होती है REE और एक टी होती है TEE। ठीक है। REE इज कॉल्ड रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, ओके, और टी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है। हम एक शख्स की सुबह से लेकर सोने तक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, ओके, और फिर हम देखते हैं कि एक शख्स दिन में कितनी एनर्जी अपनी कंज्यूम कर रहा है। बिल्कुल इसको ठीक हम है। कहते हैं टी, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर हम उसकी कैलकुलेट करते हैं, जो ये साइंटिफिक असूल है ओबेसिटी को कंट्रोल करने का, मैं वो बता रहा हूँ एज ए हार्मोन स्पेशलिस्ट। दूसरा हम री लेते हैं। जब आप स्लीप में होते हैं तो आपके ब्रेन काम कर रहा होता है, आपको ख्वाब आ रहे होते हैं, या आप गहरी स्लीप में होते हैं, आपका लिवर काम कर रहा होता है, आपकी किडनीज और आपका दिल काम कर रहा होता है, और फेफड़े भी काम कर रहे होते हैं। तो बॉडी आपके काम कर रही होती है, ये ऑर्गन जो है क्योंकि ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब है गाड़ी खड़ी है, आपने AC ऑन नहीं किया, उसको ऑन किया हुआ है, तो खड़ी गाड़ी भी कुछ ना कुछ पेट्रोल लेगी। जब चलेगी और AC चलाएंगे तो ज़्यादा फ्यूल लेगी। बिल्कुल। सिमिलरली रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर मैंने देखा है पेशेंट्स का, हमने ये देखा कि वो माइनस में जाता है बजाय प्लस होने के। हाँ। यानी जब रेस्टिंग में वो सो रहे होते हैं तो वो बॉडी उनकी जो है वो फैट ऐड कर रही होती है। हालांकि होना ये चाहिए कि रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका प्लस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, ये +2 या +1 होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये क्यों होता है? मैं बता रहा हूँ, हाँ। एंडोक्राइन के हवाले से, हार्मोन का बता रहा हूँ। थायराइड के इश्यूज में ये देखा गया है कि वो जब सो रहे होते हैं मरीज, तो पेशेंट जो है कोई भी मेल और फीमेल, तो उनकी बॉडी सोते हुए भी उनकी बॉडी जो है ना ऐड कर रही होती है फैट को। बिल्कुल सही। इसको हम कहते हैं री जो है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जीरो, आइडियल लेवल 0 है। चलिए ये ले लें कि जब आप सो रहे हों तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है, जितने आपके सिस्टम काम कर रहे हैं, वो उस एनर्जी पे चलें जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है। लेकिन वो बॉडी को फैट ना दें। फैट उस वक्त मिले जब आप बिल्कुल दिन के वक्त आराम से और खाना भी खा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो री जो है इसको प्लस करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल। हम हल्की सी दवाई देते हैं, और रेस्टिंग, आपकी रेस्टिंग के तौर पे यानी यूँ समझ लें कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी बॉडी कुछ ना कुछ कैलोरीज कंज्यूम करती है। सही। जो पहले आपने सवाल पूछा था कि ख्वातीन डाइट के ऊपर रहती हैं, तो उनका ये मसला होता है। सही। तो जितना वो थोड़ा बहुत कोशिश करके अपना कम करती हैं, उतना ही फिर उनकी बॉडी। आप ये देखिए, फास्टिंग की हम बात कर रहे थे, रमज़ान मुबारक में 30 रोज़े होते हैं, पूरा महीना रोज़े में गुजरता है, लेकिन लोगों के वज़न यहाँ पाकिस्तान में ऐसे बढ़ जाते हैं रमज़ान में कि जैसे पता नहीं फास्टिंग नहीं होगी कि क्या खाने को, क्योंकि वो जब इफ्तार होता है तो उस वक्त वो इस कदर वैरायटी होती है, जाके फिर बिस्तर पे दराज होते हैं और सुबह तक नहीं उठते। ये हो रहा है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, और खा के लोग सो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हार्मोनल्स का आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि आप खा के सो जाते हैं। इधर खाया, वॉक ही नहीं की, कुछ नहीं किया, आप उठे चले भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी एक्टिविटी कोई नहीं है, जाके बेड पे जो है वो लेट गए, क्योंकि जैसे ही आप खाएंगे वैसे ही आपका जो एक स्लिपिंग सेशन है वो ऑन हो जाएगा, आप पर जो है वो थोड़ी सी जो है वो ऐसे नींद सी तारी हो जाएगी, और आप जो है वो नॉर्मली अपने जो एक अच्छे एनर्जी में थे वो एनर्जी आपकी लो होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि उतना खाओ जितना आप जो है वो अच्छी तरह जो है वो डिज़ोल्व कर सको। जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा आप लेज़ी हो जाओगे, और अक्सर औक़ात देखने में यह है कि जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि एतदाल से खाएं, और डाइट प्लान जो है वो अपना किसी डॉक्टर से, कंसल्टेंट से जो है वो फौरी तौर पर उसको जो है वो सेट करवाएं, क्योंकि हार्मोन्स में डाइट बहुत काउंट करती है कि आपने डाइट लेनी क्या है। डीप स्लीप बहुत काउंट करता है, और आपके डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज बहुत काउंट करती है, क्योंकि ये तो डॉक्टर साहब दवाइयाँ तो लेनी है, जाहिर है मेडिसिन तो आप देते हैं, वो भी इतनी लाइट होती हैं, ज़्यादा हैवी तो नहीं होती। जाती है। हाँ।
जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जो है, एक्सरसाइज है, फिर डाइट को आप कंट्रोल करते हो, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं और किसी ग्लैंड में हम दूध में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखते हैं, फिर वो दवाई का लेवल आता है। बिल्कुल ऐसे ही। जनरली स्पीकिंग देयर इज नो मेडिसिन एंड वन शुड नॉट टेक मेडिसिन। एग्जैक्टली, वन शुड नॉट टेक, आई एम रिपीट कर रहा हूँ उसको, अपने मोटापे के लिए जितनी दवाइयाँ और सो कॉल्ड रेमेडीज हैं और गूगल भरा पड़ा है और लोग मशहूर करते मत हैं, जाएं ऐसी दवाइयों की तरफ जो कहीं मोटापा कम हो जाता है, इस्तेमाल कर लें। पूरे बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं, गुर्दों पे असर करती हैं, लिवर पे करती हैं। आप पहले इन चीज़ों को जो नॉर्मल है अपने लाइफस्टाइल को बदलें, स्ट्रेस लेवल कम करें, हेल्दी एक्सरसाइजेज करें, फ्रेश ऑक्सीजन है, खाने का इक़्तिदार रखें, लीन प्रोटीन खाएं, वो प्रोटीन खाएं जिनके अंदर फैट कंटेंट कम है, जिसके अंदर सबसे बेस्ट जो आपके अंदर आता है वो आपको चने मिलेंगे, होल ग्रेन्स मिलेंगे। बहुत बेस्ट चने जो है। हैं ये पुअर मैन मीट कहते हैं हम इसको। जितने चिक पीस हैं, ग्रेन्स हैं, ये इस्तेमाल करें। अंडे की सफ़ेदी है, आप 4 अंडे खा सकते हैं। सही। आई एडवाइज टू ए पेशेंट, एक है उसने 5 से 6 अंडे उनको अलाउड हैं, आप 6 सफ़ेदियाँ खा लें और सारा दिन कुछ ना खाएं तो आपको प्रोटीन कंटेंट मिल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट आप छोड़ दें। सही। और ये कोई प्रॉपर डाइट प्लान कर लें और फिर परसिस्टेंट रहें इसके ऊपर। और जब भी मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब, मैं अक्सर अपने जो है वो पेशेंट्स को मशवरा देती हूँ कि जब डिप्रेशन लेवल आपका बढ़ जाए, आपको कोई काम ना मिले, तो अपने आप को फ़ौरन बिजी करें। बिजी करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आपके घर में जैसे आपने बताया कि फ्रूट या वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रिज में होना लाजमी है, तो आप कोई गाजर निकालें, आप कोई ऐसी चबाने वाली जिसको आप क्रंच करके जो है वो दांतों से तोड़कर जो है वो खा सकें, सारा स्ट्रेस और गुस्सा आपका जो है वो उस पर निकल जाएगा। ये बड़ी मैं आपको टिप दे रही हूँ, उसको आजमा के देखिएगा। एक तो आपको कैलोरीज भी मिल गई, आपका काम भी हो गया, और दूसरे जो है वो आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन भी निकल गया। जब भी कभी ज़्यादा फील होना कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, बस जिस बंदे पे आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है आपने उसको, वो आपको मुयस्सर नहीं है उस वक्त, तो आपने फ्रिज में जाना है और कोई सख्त सी सब्जी जो है उसको तोड़ के आपने जो है वो खाना शुरू कर देना है। वो आप चबाते रहें, थोड़ी देर आप ऐसा करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका वो स्ट्रेस लेवल और अब वो कन्वर्ट हो गया है आपके उस खाने में, आपकी उस एक्टिविटी में, और वो आपको अब थोड़ा सा जो है वो पुरसुकून करने लगा है। ये एक ऐसी रेमेडी है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी थोड़ी रेमेडीज बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो आसान रहे। ये भी है कि एक व्हेन आई वाज देयर अब्रॉड में हमने देखा था कि किचन गार्डनिंग का कांसेप्ट अब बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। किचन गार्डनिंग अगर आप थोड़ा से भी कोई खातून और मर्द घर में छोटे से एरिया को कर लें तो वो थोड़ी सी एक्टिविटी उनकी ज़्यादा हो जाएगी, और वो स्पेंड जो टाइम कर लेंगे थोड़ा सा आपने उसके लिए, छोटी सब्जियां उगा लें, वहाँ पे फ्रेश फ्रूट दे लें, वेजिटेबल्स उनको मिल जाएंगी, और एक उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही है, पर्टिकुलरली खासतौर पे इन कोविड का टाइम जो आया है, ऐसा ही तो है। इसमें अगर किचन गार्डनिंग को थोड़ा सा आप दे लें तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। खवातीन को ये जरूरी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप समझती हैं कि आपकी सारी जो आपने चीज़ें की हैं उसके बाद आपके वजन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा और तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन भी मौजूद है और सारी अलामात भी हैं, तो देन द बेस्ट थिंग वुड बी टू चेक योर हार्मोनल लेवल्स। सही। फिर डेफिनेटली आपको हार्मोन लेवल चेक करवा कहीं गड़बड़ है, बिल्कुल। देन हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आपको खास तौर पे आपकी ओबेसिटी के अंदर फ़र्क भी पड़ेगा, और एक कंसल्टेंट जो है हार्मोन्स का वो आपको अच्छी तरह उसको एडवाइस, क्योंकि हार्मोन्स का तो देखिए पता ही नहीं चलता ना कि आपको कहाँ किस तरह की जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, और या कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसने जो है वो आपको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, तो वो तो एक कंसल्टेंट ही बता सकता है, एक जो है वो डॉक्टर ही बता सकता है कि ये कहाँ पर आपको जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। एवरीबॉडी इज नॉट स्पेशलिस्ट फॉर दैट, इवन फिजिशियन और बाकी यहाँ तो अब आपको पता है डॉक्टर साहब का ये सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है। हाँ। और हर फील्ड के बाहर तो जाए तो आपको पता होगा आपके इल्म में कि पोडोलॉजिस्ट, इवन फिंगर्स और हमारे टोज के भी स्पेशलिस्ट अलग हैं जी, अलग है, वो ऑर्थोपेडिक वाले नहीं है। बिल्कुल। तो एक स्पेशलिटी के अंदर इतनी एडवांसमेंट है, इतनी ज़्यादा उसमें चीज़ें बढ़ गई हैं। पहले आपने बात की थी तो ज़ाहिर है उनको कंसर्न करके इसमें देख लिया जाए तो उनकी बेहतरी हो सकती है, और बाकी इसके दूसरे मसाइल भी इसके साथ होते हैं सारे, तो उनको एज ए स्पेक्ट्रम में मतलब आइसोलेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये टोटल इन टोटलिटी देखना चाहिए शख्सियत को, कि कद भी छोटा बच्चे का, बच्चे का कद भी छोटा आ रहा है, मोटी भी होती जा रही है, तबीयत भी उसकी ठीक नहीं है, उसका IQ लेवल भी कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें टोटल में जब देखेंगे पेरेंट्स, मुझे बड़ा इत्तेफाक हुआ मरीज़ों का कि जब उनकी मैरिज एज आती है तो उस वक्त देखा जाता है कि उनका तो वो दूधें काम नहीं सही कर रही, उनका तौलीदी निज़ाम ही दुरुस्त नहीं है, और वो तौलीदी निज़ाम ऐसा है कि एक उम्र के बाद आके इसमें भी कुछ नहीं हम कर सकते। जाहिर बात है, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखने के साथ स्टार्टिंग में ही देखें, उनकी तौलीदी से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें भी नज़र रखें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही मुफीद जो है वो बताया लोगों को हार्मोनल चेंजेस के हवाले से, और अगर बच्चियों में या बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम आती है तो आपको फौरी तौर पर जो है वो किसी भी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से, और ख़ुद जो है वो डॉक्टर जावेद आफ्ताब जिनसे हमने आपको मिलवाया, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं इस एम के थ्रू। क्लिनिक.online पे अवेलेबल, इस पर कर सकते हैं।
जी, वो भी हम जो है वो इनका जो है वो दे देंगे और सारा आप जो है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखिए यूट्यूब पे, और जाकर आप वहाँ कमेंट्स भी करते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मैं पढ़ती भी रहती हूँ और आप सजेशंस भी दे रहे हैं। आप लोगों की सजेशंस भी मैं जो है वो अब इसको प्रॉपर तरीके से आगे हम प्रोग्राम में जो है वो लेके चलेंगे। इसीलिए हम एक दिन जो है वो हेल्थ का करते हैं, एक दिन एजुकेशन होते हैं, एक दिन फैशन होता है, लाइफस्टाइल होता है, आपके सोशल इश्यूज़ होते हैं। हर दिन हमारा जो है वो डेली एक डिफरेंट किस्म के अंदाज से जो है वो हम आपसे मुलाकात करते हैं यहाँ पे, और कोशिश यही करते हैं कि प्रोग्राम को बेहतरीन तौर पे जो है वो पेश किया जाए। प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ के प्रोग्राम देखते हैं। इसको आप रिपीट में भी देख सकते हैं दोपहर 2 बजे और रात को 12 बजे। तो इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों में, बच्चियों में या बड़ों में, तो ज़रूर उनको फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाएँ, ताकि उनकी हार्मोनल जो चेंजेस हो रही हैं, जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, उसका फौरी तौर पर जो है वो इलाज मुमकिन हो सके। इसी के साथ कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।